नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश चौधरी आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है और उसी क्रम में मैं लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ला रहा हूँ कि किस तरह से एक अच्छा उत्तर लिखा जाए जिससे कि परसेंटेज काफ़ी अच्छा बन सके। तो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा 2023 का पेपर आज मैं लेकर के आ रहा हूँ। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपके सामने है, एमिल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन है रूसो। क्या? रूसो, यानी सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो हैं। एमिल पुस्तक के लेखक कौन? रूसो हैं। दूसरा प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। चारों विकल्प दिया गया है, प्लेटो, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और मारिया मांटेसरी। तो इसमें द ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी नहीं है? मारिया मांटेसरी, द ऑप्शन सही होगा। शिक्षा विकास एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, यह कथन है। यह कथन किसका है? यह कथन जॉन डीवी का है। किसका है? जॉन डीवी का है। आ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवज्जा संस्कार होता है। प्रवज्जा संस्कार कहाँ होता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए? तो बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में प्रवज्जा संस्कार होता है। बा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है। अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है, पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था? नीति शास्त्र। क्या है? नीति शास्त्र। सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था 1937। इसका सही ऑप्शन होगा 1937 में। ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। तो मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे मकतब। क्या? मकतब हुआ करते थे। बाल देवो भव, यह शैक्षिक विचारधारा किसकी है? यह शैक्षिक विचारधारा गिजू भाई बधेका की है। किसकी है? गिजू भाई बधेका की है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। युग धर्म कहा जाता है। तो परिवर्तनमान मूल्यों को और शाश्वत मूल्यों को दोनों को आ और बा सा ऑप्शन में है, यानी सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आ और बा दोनों सही हैं। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं गिजुभाई बधेका। कौन है? गिजुभाई बधेका दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसको? हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। तो पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं, स्वतंत्र अध्ययन भी कहते हैं। यानी यह तीनों कहते हैं और यह तीनों उपयुक्त सभी द ऑप्शन में है। द ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा है? शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। तो एडम्स ने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। बा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा। किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब जो प्रश्न आ रहे हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, यानी 16वां प्रश्न है कि वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना। उपनयन संस्कार में
शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब बच्चे को गुरु के पास ले जाया जाता है, यानी औपचारिक शिक्षा की शुरुआत जब होती है, औपचारिक शिक्षा की शुरुआत को चिन्हित करता है यह उपनयन संस्कार। जब बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा दिलवाने के लिए गुरु के पास लाया जाता है तो सबसे पहला जो संस्कार होता है, यानी गुरु के पास पहला संस्कार जो होगा वह होगा उपनयन संस्कार। संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार आता है गर्भाधान और अंतिम होता है अंत्येष्टि। 17वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करे, साथ ही शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से अपना विकास कर सके। इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। जल संचयन की उपयोगिता बताइए। जल संचयन की क्या उपयोगिता है? तो जल संचयन की निम्न उपयोगिता है। क्या? सबसे पहला तो जल संरक्षण में मदद मिलती है, और दूसरा क्या है? पानी की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है। तीसरा जो है जल स्तर बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर जल का संरक्षण होता है तो ऑटोमेटिक जल स्तर जो है बढ़ ही जाता है। और चौथा जो है मिट्टी के कटाव तथा बाढ़ की खतरे को कम करता है। तो ये सारी जल संचयन की, जल को संचय करने का उपयोगिता है। जल को इकट्ठा करेंगे तो ये बहुत सारी उपयोगिताएं जल संचयन की हैं। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन से बिंदु आवश्यक हैं? शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन से बिंदु आवश्यक हैं? पहला है कि शिक्षार्थियों को पुस्तक और गणवेश देना चाहिए। शिक्षार्थियों को पुस्तक और गणवेश देना। गणवेश का अर्थ समझ लीजिए, गणवेश को ही कहते हैं ड्रेस। ड्रेस, DRESS, ड्रेस। नाम सुने हैं? हिंदी देखिए कितना कठिन है, गणवेश। और दूसरा जो है शिक्षार्थियों के लिए उन विचारों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना जिनका अध्ययन वह कर सकते हैं। बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या हैं? बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण, सबसे पहला जो कारण है, जो प्रमुख कारण है, वह है गरीबी। गरीबी में ही वह बालक बाल श्रमिक बनता है। इसके अतिरिक्त जो है किशोरों व युवाओं के लिए धनार्जन के उपयुक्त अवसरों का न होना भी महत्वपूर्ण कारण है। फ्रावेल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट कीजिए। तो फ्रावेल की शिक्षण पद्धति में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फ्रावेल के अनुसार बालक की आत्मक्रिया खेल द्वारा विकसित होती है, अतः बालकों को खेल द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। तो फ्रावेल ने क्या क्या कहा कि जो शिक्षा दी जानी चाहिए बालकों को, वह किसके द्वारा? खेलों के द्वारा, यानी खेल खेल में ही बच्चे को सिखा दिया जाए। एक की पॉइंट पकड़िए, बस ऑटोमेटिक आप लिख सकते हैं। तो फ्रावेल की शिक्षा पद्धति कैसी थी कि खेल करके ही बच्चों को पढ़ाया जाए, खेल के माध्यम से पढ़ाया जाए। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। प्लेटो द्वारा स्थापित जो संस्था थी वह प्लेटो अकादमी, प्लेटो अकादमी अथवा अकादमिक स्कूल भी कहा जाता है। प्लेटो ने प्लेटोनिक अकादमी अथवा अकादमिक स्कूल की स्थापना की थी। 23वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की दो भूमिका बताइए। तो पर्यावरण के संरक्षण में विद्यालय की दो महत्वपूर्ण भूमिकाएं। सबसे पहला, विद्यालय के पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा से संबंधित साहित्य की उपलब्धता होनी चाहिए। जो विद्यालय में पुस्तकालय होते हैं उनमें क्या होना चाहिए? पर्यावरण की किताबें वहाँ होनी चाहिए। और दूसरा जो है वह क्या है? वह विद्यालय में प्राकृतिक वातावरण के महत्व और उपयोगिता के बारे में विद्यार्थियों को बताना चाहिए।
तो विद्यालय की दो महत्वपूर्ण भूमिका यही है कि वहाँ की जो लाइब्रेरी है, वहाँ जो है पर्यावरण शिक्षा से संबंधित साहित्य की किताबें होनी चाहिए, और दूसरा जो है उन बच्चों को पर्यावरण के महत्व को बताना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मानना था कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए था। इसी मान्यता के अनुरूप समान शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। प्लेटो ने क्या माना था कि दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए, स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। भूमंडलीकरण, ध्यान रखिएगा कहीं एक शब्द और आ जाए भूमंडलीकरण की जगह पर, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण अगर आ जाता है कि वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, तो यही परिभाषा आप लिखेंगे। भूमंडलीकरण यानी दुनिया भर में देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करने की प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहते हैं। इसे वैश्वीकरण भी कहा जाता है। क्लियर? लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक समानता का मतलब है कि सभी लोगों को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, चाहे उनकी लिंग, जाति या उम्र, शैक्षिक स्तर कुछ भी हो, समान अधिकार, समान जिम्मेदारियां और अवसर समान मिलने चाहिए। लैंगिक समानता में महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव नहीं होता है। चाहे महिला हो या पुरुष, सभी को क्या समान जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए। राज्य से क्या अभिप्राय है? तो राज्य का मतलब है किसी क्षेत्र पर शासन करने वाली संप्रभु इकाई होती है। राज्य का क्या अर्थ होता है कि किसी भी क्षेत्र पर शासन करने की जो इकाई होती है, यानी स्वतंत्र जो इकाई होती है, वह राज्य होती है। राज्य एक स्वायत्त राजनीतिक इकाई है। राज्य के अंदर कई समूह होते हैं जिन पर राज्य केंद्रीकृत शक्ति रखता है। राज्य के मुख्य काम कानून बनाना, कानूनों को लागू करना और लोगों के कल्याण का काम करना होता है। प्रयोजनवाद के किन्हीं दो गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। प्रयोजनवाद के दो गुण और दो दोष का उल्लेख करना है। तो सबसे पहले गुण देख लेते हैं। तो प्रयोजनवाद यह मानता है कि शिक्षा ही समाज को नया रूप देती है। समाज को नया रूप कौन देती है? शिक्षा ही समाज को नया रूप देती है। और दूसरा यह है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय जो है समाज का एक लघु रूप है, यानी छोटी छोटी इकाई होती है विद्यालय। दोष क्या है? दोनों दोष देख लेते हैं कि प्रयोजनवाद शिक्षा के उद्देश्यों को परिवर्तनशील मानता है और प्रयोजनवाद शिक्षा के क्षेत्र में विचारों को व्यवहारों के अधीन कर देता है। यह दोष है। देखिए, जब आप उत्तर लिखेंगे तो आप बिंदु बना करके लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, नो डाउट। बिंदु बना करके अगर लिखा जाता है तो वह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि क्या लिखा गया है। जैसे दो गुण अगर आप लिख रहे हैं तो पहला आपने लिख दिया कि शिक्षा ही समाज को नया रूप देती है, और दूसरा आप लिख देंगे कि प्रयोजनवाद यह मानता है कि विद्यालय जो है वो समाज का लघु रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं, मल्टीमीडिया क्या है? तो मल्टीमीडिया संचार का एक रूप है जो विभिन्न संदर्भों में उपयोग में लाया जाता है, जैसे लेखन, ऑडियो, इमेज, एनिमेशन तथा वीडियो आदि में। बुनियादी शिक्षा का आरंभ किसने किया? भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी। आज उन्हें विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। तो बुनियादी शिक्षा का आरंभ किसने किया? बुनियादी शिक्षा का आरंभ किसने किया? गांधी जी ने। किसने? गांधी जी। गांधी जी, ठीक, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का आरंभ किया। फ्रावल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं?
लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए, थोड़े से बड़े होंगे। तो फ्रावेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, आइए जानते हैं कि फ्रेडरिक फ्रावेल के मुताबिक शिक्षा के ये उद्देश्य होते हैं। पहला जो है, बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास करना, दोनों तरह के विकास, शारीरिक विकास भी और बौद्धिक विकास भी। बच्चों को सामाजिक और नैतिक व्यवहार में प्रशिक्षित करना, नैतिक शिक्षा भी उनको देनी चाहिए और सामाजिक शिक्षा भी बच्चों को देनी चाहिए। तीसरा है बच्चों का चारित्रिक विकास करना। चौथा है बच्चों को आत्मचेतना की ओर ले जाना। पांचवा है बच्चों को इस योग्य बनाना कि वह विभिन्नता में एकता का दर्शन कर सकें। और छठा है बच्चों को प्रकृति से जुड़ना और उनमें प्रकृति और विश्व के प्रति प्रेम विकसित करना। तो ये हैं फ्रावेल के शिक्षा के उद्देश्य। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। औपचारिक शिक्षा क्या होती है और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? तो औपचारिक से डायरेक्ट आप समझ लीजिए, औपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है कि जिसका सिलेबस होता है, जिसका सिलेबस होता है, निर्धारित होता है कि आपको यही पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ें निर्धारित हैं तो एक शिक्षक भी निर्धारित होगा कि वही पढ़ाएंगे। क्लियर होता है। लेकिन अनौपचारिक में ऐसा नहीं होता है, उसका सिलेबस निश्चित नहीं होता है, उसके शिक्षक निश्चित नहीं होते हैं, कहीं से भी वो अनुभव से भी केवल सीख सकता है। आइए जानते हैं क्या अंतर होता है। पहला जो अंतर होता है सबसे बड़ा, कि औपचारिक शिक्षा में किसी पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षण होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है। औपचारिक शिक्षा में शिक्षक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कोई निश्चित शिक्षक नहीं होता है। औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित प्रयासों और व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कोई संरचना या नियम नहीं होते हैं। औपचारिक शिक्षा में विषय उन्मुख शिक्षण होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में व्यवहारिक शिक्षण होता है। औपचारिक शिक्षा में शिक्षण आमने सामने या ऑनलाइन हो सकता है। औपचारिक शिक्षा में देखिए आमने सामने या ऑनलाइन हो सकता है, जैसे हम और आप बातचीत के माध्यम से, ये औपचारिक शिक्षा, ये आपका सिलेबस है। औपचारिक शिक्षा समझिएगा, आप इसको लिख सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा में शिक्षण आमने सामने या ऑनलाइन हो सकता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में सीखना स्वनिर्देशित होता है। स्व यानी स्वयं, सीखना चाहें सीखें, जो मन करे वो सीखें, कोई ना निश्चित शिक्षक होता है और ना ही कोई निश्चित सिलेबस होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय बताइए। तो पर्यावरण प्रदूषण रोकने के बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। घर में जो खाना बन रहा है वह धुआं रहित होना चाहिए, जैसे एलपीजी, गोबर गैस या फिर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें भोजन पकाने में। पॉलीथीन की थैलियों के स्थान पर कागज़ की थैली या कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी का दुरुपयोग ना करें और उसका संरक्षण करें। घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक बहिष्करण, रेडियोधर्मी पदार्थ आदि को किसी भी प्रकार से समुद्र में नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत सारे हैं। उत्सवों पर आतिशबाजी के प्रयोग पर रोक लगनी चाहिए। तो बहुत सारे कारण हैं जो कि पर्यावरण प्रदूषण रोक सकते हैं, इनको अपना करके आप। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 4 मुख्य विशेषताएं बताइए। 5 यहाँ दिया गया है, 4 ही आप लिखेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसको आप हेडिंग करें, फिर उसके बाद लिखिएगा जैसे क्या है। पहला तो है कि इस नीति का मकसद जो है असमानताओं को दूर करना और सभी के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करना था। इस नीति में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। 1986 वाली शिक्षा में, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो है, उसमें महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। और तीसरा जो है, इस नीति में प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब होती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। इस नीति में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया गया। और इस नीति में ग्रामीण भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। तो 5 दिए गए हैं, इनमें से आपको सिर्फ 4 लिख देना है। ऐसे याद कर लीजिए, बिंदुओं को याद करिए। सबसे पहले क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की क्या मुख्य विशेषताएं हैं? सबसे पहला चीज तो यह है कि शिक्षा में असमानताओं को दूर करना। दूसरा हो गया
कि इसमें महिला की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। और तीसरा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, जो कि प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाया जा रहा है। चौथा है कि इस नीति में जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, इग्नू का नाम सुने हैं, ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया गया। और पांचवा, इस नीति में ग्रामीण भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका होती है? उत्तर दीजिए हाँ या ना में। आइए बताते हैं, बिल्कुल होती है। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका होती है, बहुत अहम भूमिका होती है। समाज में बदलाव लाने में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। वे समाज के लिए रोल मॉडल यानी मार्गदर्शक और उत्प्रेरक का काम करते हैं। शिक्षक छात्रों को संज्ञानात्मक और नैतिक शिक्षा देते हैं, साथ ही वे छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए जरूरी कौशल भी सिखाते हैं। छात्रों को उचित सामाजिक व्यवहार सिखाते हैं। वे छात्रों को जिम्मेदारी नागरिक बनने के लिए जरूरी कौशल सिखाते हैं। वे छात्रों को राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय गौरव के आदर्शों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। छात्रों को जातिगत, सांप्रदायिक, भाषाई और क्षेत्रीय कलहों से ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जो क्षेत्रीय झगड़े होते हैं, सांप्रदायिक झगड़े हो गए, भाषाई झगड़े हो गए, है ना, जातिगत जो मसले होते हैं, उनसे ऊपर उठ करके एक अच्छा इंसान बनाते हैं शिक्षक। तो जाहिर सी बात है कि समाज के निर्माण में शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये थे आज के प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर 2023 के क्वेश्चंस थे। तो आप अगर इस तरह से लिखते हैं, आपको पूरे अंक मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करके शेयर कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।